लगा थोड़ा। चल जल्दी कर। सर जी परेशान मत होइए, आपको जो फोटो अच्छी लगी उनमें से आप रख सकते हैं। चलो जल्दी। ओए, गड्डी कितनी गई मेरी? तो लगता है ले गए। हाँ, सब तेरी वजह से हुआ है। अगर देर नहीं करती ना तो मेरे को गाड़ी यहाँ सड़क पे पार्क नहीं करनी पड़ती। तुमको पता है कितना डैमेज करेंगे मेरी कार के साथ? सारा का सारा घर मेरी बर्बादी करने पे तुला हुआ है। और मुंह क्या देख रहे हो? जाओ रिक्शा लेके जाओ, मैं गाड़ी छोड़ा के लेकर आता हूँ। जाओ। कौन खाएगा ये? कौन खाएगा? थोड़ा सा तो। अरे अच्छा, पापा को फोन लगाए? हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? हाँ बाबा आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में। और हाँ सुनो, खाना मत खाना। अरे मैं लेकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। रास्ता कैसे है? रुको, ये लो, थैंक यू। पापा आ रहे हैं। थोड़ा चुका लो गुड़िया। अरे चल मुंह खोल। हाँ मुंह बंद कर। बस अभी 24 घंटे में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है? पक्का ना? इस टाइम पेपर पे लिख के दूं? अरे मैंने इलाज किया तो ठीक हो गई। चलो अभी मुझे और भी मरीज देखने हैं। चलो जल्दी। नेक्स्ट। बैठो। रेणुका, रेणुका। कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? क्या कर रही है तू यहाँ? समझे? पापा जी वो बस पूछ रहा था मरीज कि को भड़का रही है? नहीं पापा जी। चुप कर। और तू ये इलाज करवाने आया, टाइम पास करने आया? तेनू बता रहा दवा खत्म हो गई। चल जा अंदर, लेके आ दवा। आप प्लीज रोइए मत। आप तो जानते हो डॉक्टर साहब को, वो ऐसे ही है। अब कौन क्या कर सकता बताइए। राजस्थानी का दवाखाना यही है? हाँ जी यही है। कहाँ है वो? अंदर। अरेस्ट करने आए हो या इलाज करवाने? जो भी है जल्दी बोलो, बाहर मेरे और भी पेशेंट हैं। आपके दामाद नवीन पर कल रात हमला हुआ है, उसी सिलसिले में आए। जिंदा है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है, सर पे गहरी चोट लगी। वही तो मैं सोचूं कि मेरे इतने अच्छे भाग का जो मुझे उसकी मौत की खबर सुनने को मिलती। मेरी एक बेटी तो विधवा है और दूसरी को विधवा देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। सर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। झूठ क्यों बोल रही हैं भाभी? आप इंस्पेक्टर साहब को बताते क्यों नहीं कि ये अटैक आपके पापा ने करवाया है? तुम कौन हो और इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो? सर हम दोनों नवीन के दोस्त हैं और भाभी जी और नवीन की लव मैरिज हुई थी, वो भी भाग कर। तुम लोग भी ना सही में किडनैपिंग कर रहे हो क्या? अब हटाओ ये सब, डर लग रहा है तुम लोगों को देख के। सर दरअसल पापा जी अभी भी नवीन को अपने जमाने की तरह स्वीकार नहीं करते। उसकी कोई खास वजह? उसका बाप ड्राइवर था मेरा और उसका वो पिल्ला नवीन मेरी बेटी को भगा के ले गया था। शादी के बाद नवीन के कहने पर हमने पापा जी को फोन किया और उनसे मिलने भी गए। पापा जी मम्मी जी और दीदी नजर नहीं आ रहे? बाहर गई है, मैंने भेजा है और इन्हें बुलाया है तेरे इस दूल्हे की खातिर करने के लिए। देख क्या रहे हो? शुरू जाओ, तोड़ दो उसकी हड्डी। उसकी हिम्मत मारो, तोड़ो से। रोक दीजिए ये सब, ओए छोड़ दो, रुको। नवीन उठो, कभी माफ नहीं करूंगी आपको इसके लिए मैं। चल निकलो तो, और मुड़ के मत आना थे,
चलो। सर एक बार पहले भी इसने नवीन को बहुत मारा था और सर जान से मारने की धमकी भी दी थी। हाँ, दी थी धमकी। मैं तो अब भी चाहता हूँ कि वो मर जाए, लेकिन उसके गंदे खून से मैं अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। अरे एक नंबर का लालची है वो नवीन। पैसे पे नजर थी उसकी मेरी और मेरे क्लिनिक पे, और मेरी बेटी उसी का साथ दे रही है। सर नवीन एक बहुत ही खुददार आदमी है, उन्हें पापा जी के पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो आज पापा जी यहाँ हॉस्पिटल में पड़े होते, नवीन नहीं। देखो, मैं भी बहुत बिजी हूँ। वैसे भी कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना? तो जाओ ढूंढो सबूत, जब मिल जाए तब आना। नेक्स्ट पेशेंट। यह कि बददिमाग, बदतमीज और पागल किस्म का आदमी है ये डॉक्टर। मुझे लगता है नवीन पैटर्न किसी ने करवाया होगा सर। लेकिन एक बात है, उसने पहला हमला शादी के 2 महीने बाद कराया, उसे इतनी ही नफरत थी, तो दूसरा हमला इतने टाइम बाद क्यों कराएगा? फिलहाल तो नवीन पे जहाँ अटैक हुआ था मैं वहां जा रहा हूँ। सुनसान एरिया है, देखता हूँ पूछताछ करके किसी ने अटैकर्स को देखा हो तो। ठीक है, बताना मुझे। ठीक है सर, चलो गाड़ी सीधी ले लो। ठीक है, फाइल भिजवा दीजिए। राजेश, वो नवीन वाले केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? सब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर का फोन आया, नवीन को होश आ गया। मैं अस्पताल जा रहा हूँ उसका स्टेटमेंट लेने के लिए। उम्मीद है कुछ पता चल जाएगा। हमें बताइए कि उस दिन क्या और कैसे हुआ। सर उस दिन मैं रिक्शा से उतरकर घर जा रहा था, किसी ने मेरे सर पे, फिर मैंने उसे पकड़ लिया। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, अचानक से एक और आदमी आ गया। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन दोनों में से किसी का चेहरा देखा है आपने? नहीं सर, उन्होंने मुंह पर रुमाल बांध रखे थे। आपकी बीवी और आपके दोस्तों ने बयान दिया है कि ये हमला शायद आपके ससुर ने कराया है। आपको भी ऐसे ही लगता है? नहीं अश्मिता, हम बिना किसी सबूत पे उन पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। पर नवीन हो सकता है उन्होंने। अश्मिता प्लीज। सर मुझे जो पता था मैंने आपको सब बता दिया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तुम यहाँ इतनी सुबह छिप कर आए हो? नवीन जी के बारे में सुना तो रहा नहीं गया। कैसे हैं अब? जब से इन पे हमला हुआ है मैं बोल रही हूँ चलो और चल के पापा जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं ने किया है, पर इनकी महानता से परेशान आ गई हूँ मैं। बात महानता की नहीं है अश्मिता, मैं तुम लोगों की ये बिना वजह की लड़ाई खत्म कराना चाहता हूँ। और तुम अब गुस्सा छोड़ो, नहीं तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। अरे क्या हुआ? हाँ, सर दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, तुम्हारी दी टेंशन से। बहुत नाटक करती हो तुम। मैं क्या जी, एक काम वाली रख ले, मेरे कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। क्यों? वो पिछली बारी नौकर रखे से याद है की तसी उसने? वो ड्राइवर का बेटा तेरी बेटी को लेकर भाग गया था, और अब एक और नौकर रख लूं हैं, ताकि कोई नया कांड करवा दूं। और वैसे भी खाली बैठी रहती है, तू करती की है? कहां गई थी? बोल। पापा जी मैं मंदिर से। अच्छा, मंदिर गई थी तो ना दे, ना प्रसाद दे मैनू। मंदिर गई थी ना, दे प्रसाद। की छुपा रही है? दिखा दिखा मैनू। मेरे मना करने के बावजूद तू उस भगोड़ी और उस ड्राइवर के बेटे से मिलने गई? कभी कभी तो मैनू लगता है कि ये दोनों मेरी सगी औलाद है भी कि नहीं। ये क्या कह रही जी आप? सही कह रहा हूं। एक तो मुझे जेल भेजने पे तुली हुई है, और दूसरी उसकी जाके पीठ तोड़ रही है, मेरे घर से खाना लेकर उन्हें खिला रही है। खबरदार, खबरदार, आज के बाद अगर तू उन दोनों से मिली तो, वरना तेरा गला खुद दबा दूंगा मैं, समझी? चल जाए तो। अब गलती नहीं करेगी, अब गुस्सा थूक दीजिए। ये हमदर्दी का नाटक मेरे साथ मत कर। तू भी ऐसी है, ये दोनों लड़कियां तेरी ही पैदाइश हैं। चल जा, अभी मेरा नहाने का पानी भर।
कभी कभी तो मैंने लगता है कि ये दोनों मेरी सगी औलाद है भी कि नहीं। तू भी ऐसी है, ये दोनों लड़कियां तेरी ही पैदाइश है। पानी तैयार है, आ जाओ। हाँ? इसका टेस्ट अजीब सा क्यों है? दीदी का मैसेज आया था, लिखा था परेशान है बहुत। अब मैं फोन लगा रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, पर कोई रिप्लाई नहीं दे रही। जरूर पापा जी ने कुछ किया होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता झेलती क्यों उस आदमी को, घर से क्यों नहीं निकल जाती। तो लेकिन जाएगी कहाँ वो? अरे पढ़ी लिखी है, अनपढ़ गंवार नहीं है, अपनी जिंदगी खुद जिए, फिर मुझे फोन कर करके परेशान करती है। और आज तो मम्मी जी भी मेरा फोन नहीं उठा रही है, दीदी भी नहीं उठा रही है। सुनिए जी, रेणुका कहीं भी नहीं दिख रही। पूरे घर में देख लिया, उसके कमरे में भी देख लिया। कहीं भाग तो नहीं गई अपनी बहन की तरह? कैसी बात कर रहे हैं जी? उसका सारा सामान कमरे में पड़ा है। अगर भागती तो सामान लेके नहीं जाती। सर जी, क्या बात है? रेणुका क्लिनिक में तो नहीं आई? नहीं जी, मुझे तो सुबह से नहीं दिखी। तो फिर कहाँ जा सकती है? गई होगी अपनी बहन और जीजा के पास। आने दे आज उसे, उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगा। मम्मी जी आप परेशान मत होइए। हाँ कुछ पता चले तो मुझे बताइएगा। हाँ ठीक, नमस्ते। सुन रहे हो? अब क्या हुआ? दीदी का कहीं पता नहीं चल रहा है। मम्मी जी को भी कुछ नहीं पता है और कंपाउंडर को भी कुछ नहीं पता है। मुझे लगता है पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए हमको, मुझे डर लग रहा है बहुत। नहीं जी सर, मेरा कोई हाथ नहीं उसे गायब करने में। वो झूठ बोल रही है। तो आप ही बता दीजिए सच क्या है। कहाँ है आपकी बेटी? वो मैंने की पता, विधवा थी, चली गई अपने किसी यार के नाम, फिर से घर बसाने के लिए। आप कह रहे थे आपकी बहन अक्सर परेशान रहा करती थी, कोई खास वजह? हाँ जी सर, ये है वजह। सर मेरी बहन ने भी मेरी तरह लव मैरिज की थी, पर उसकी किस्मत खराब थी तो शादी के 1 साल बाद ही एक्सीडेंट में उसके पति की डेथ हो गई। इस वजह से वो वापस घर आ गई, और जब वो घर वापस लौट के आई है ना सर, इन्होंने उससे भी उतनी नफरत की जितनी मुझसे करते। लेकिन फिर भी उसको घर में रखा था मैंने। हाँ रखा था, पर किस तरह याद है आपको? तेरे भागने का जितना दुख था मुझे, आज उतनी खुशी हो रही है तेरी उजड़ी हुई मांग देखकर। आना पड़ा ना, वापस आना पड़ा ना इस घर में। अब सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे नियम से रहना होगा, वरना डूब मर किसी कुएं में, कूद जा, मैंने कोई फर्क नहीं पहनता। सर जब नवीन हॉस्पिटल में एडमिट थे तब दीदी उन्हें देखने आई थी, और तब दीदी को जान से मारने की धमकी दी थी पापा जी ने। मुझे तो लगता है इन्हीं का हाथ है, आप पता लगाइए। हाँ मरवा दिया मैंने उसको, और मैंने तेरे पति को मरवाने की कोशिश की थी। मुझे और कोई काम धंधा थोड़ी है, रोज सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ और निकल जाता हूँ कत्ल करने के लिए, है ना? देखिए साहब, इस सब नाटकबाजी के लिए आपके पास टाइम होगा, मेरे पास टाइम नहीं। जब तक मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत हो, प्लीज मुझे परेशान मत करना। सानी साहब, अपनी आवाज और अपने अंदाज को जरा शराफत के दायरे में रखिए। मुझे अपनी दवा बेचने की कोशिश हरगिज मत करना। जब जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे, और आप आएंगे भी। अगर नहीं आए तो आपको उठा के लाएंगे, समझे? हमने आपकी FIR दर्ज कर ली है, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ये आदमी बहुत अजीब है। सही कह रहे थे, इस आदमी के घर में एक के बाद एक 2 वारदातें हुई। पहले नवीन पे अटैक, फिर बड़ी बेटी गायब। कुछ तो मसला है। एक काम करो, इसकी फैमिली के बारे में जरा आसपास पूछताछ करो। जी सर। परेशान तो बहुत रहा करते थे वो। सानी साहब बड़ी बेइज्जती कर देते थे उनकी। अब कुछ दिन पहले की बात है। मुंह खोलो। अब कौन सा राजकुमार के सपनों में खोई है मरजानी? एक बार विधवा होकर तेरे अरमान ठंडे नहीं हुए? नहीं पापा जी, वो जिस तरह गपक कर रोटियां तोड़ती है ना, उसी तरह काम भी किया कर, वरना
जा सकती है, दरवाजा खुला है, और जाके मर सकती है कहीं भी। सॉरी पापा जी। लेकिन ये तो आम बात थी साहनी साहब के लिए, हमेशा ऐसे ही पेश आया करते थे उनके साथ। इसके अलावा और कोई खास बात जो रेणुका से जुड़ी हो? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं था। अब आपकी कलेजे को ठंडक मिल गई। आपने मारा ना दीदी को, आपकी बेटी ने नवीन पर जानलेवा हमला होने के बाद पहले रेणुका का अचानक गायब हो जाना और अब उसकी लाश मिलना, साफ था कि साहनी परिवार के साथ सब कुछ ठीक नहीं था। क्या ये इस परिवार के किसी दुश्मन का काम था? और अगर हां, तो कौन था वो? कोई गैर या फिर कोई अपना? नवीन की पत्नी अश्मिता खुलेआम घर के मुखिया और अपने पिता अजीत साहनी को इन घटनाओं का जिम्मेदार बता रही थी। लेकिन क्या इसकी वजह अपने पिता से उसकी नाराजगी थी, या फिर वाकई में अजीत साहनी ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ हुए इन हादसों का जिम्मेदार था? ये रिकॉर्ड रूम में जमा करा दो। सर, रेणुका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं। हादसे से पहले उसने दवा ली थी। लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो सेडेटिव्स लेती थी। सर, इतना तो हम जानते हैं कि वो अपने पिता से परेशान थी। फ्रस्ट्रेशन में उसने जान देने के बारे में सोची हो। हिम्मत ना जुटा पाई तो दवा लेके गाड़ी के सामने कूद गई। उसके पास से कोई सुसाइड नोट मिला? सर, ये रेणुका का फोन है जो हमें इसके रूम से मिला है। सर, इस फोन से एक नंबर पे काफी कॉल्स किए गए हैं। किसका नंबर है? सर, इसका नंबर है ये। बुलाओ उसे। ओके सर। जी हाँ सर, मैं रेणुका से बातें किया करता था और हम लोग कई बार बाहर भी मिले थे। वो अकेली थी और पापा जी के रवैये के चलते काफी परेशान रहा करती थी। उन्हें संभालने के लिए मैं... तुम्हारी वाइफ को मालूम है तुम्हारी ये सो कॉल्ड संभालने वाली मुलाकातों के बारे में? जी नहीं सर, वो अपनी फैमिली को लेकर पहले से काफी परेशान रहा करती है, तो इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है रेणुका और तुम्हारे बीच में अफेयर रहा हो। उसने इस बेनाम रिश्ते को नाम देने की बात की हो और तुमने मना कर दिया हो। इसके चलते उसने सुसाइड कर लिया हो। सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था। मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहता हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। अगर मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन करने की कोई वजह दिखाई दी तो ठीक, वरना मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। अभी तुम जा सकते हो। जी सर। मेरे पीठ पीछे मेरी बहन के साथ ये सब करते शर्म नहीं आई तुमको? मैं ही अंधी थी जो तुम पे भरोसा किया। तुम पागल हो क्या? पुलिस का ठीक है, पर तुम कैसे हो सकती मेरे बारे में ऐसा? सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ। ऐसा नहीं जाना तुम्हारे साथ मुझे। मेरी बात सुनो प्लीज। मैं अपनी बच्ची कसम खाकर कहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ और किसी को भी नहीं। बस मेरा यकीन करो प्लीज। पहले नवीन का अटैक हुआ, फिर रेणुका ने सुसाइड किया और अब आपके फादर गायब हैं। आखिर चल क्या रहा है आपकी फैमिली में? हर रोज की तरह सुबह 10 बजे नाश्ता करके क्लिनिक के लिए निकले थे। फिर कंपाउंडर का 11 बजे फोन आया कि हेलो। मैं परेशान हो गई क्योंकि वो क्लिनिक के लिए ही कह के निकले थे। मुझे लगा शायद किसी काम से गए होंगे, लेकिन जब शाम तक कोई खबर नहीं आई तो मैंने अश्मिता को फोन किया। हेलो अश्मिता। ठीक है, अभी तो आप लोग जाइए। जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर। अच्छा, अभी रखता हूं। हाँ बोलो। सर, कंट्रोल रूम से मालूम चला है कि रामलीला मैदान में एक लाश मिली है। चलो। सर, मैंने ही आपको फोन किया था, ये लाश मिली।
ये तो अजीत साहनी है। एक काम करो, आसपास देखो जरा, कुछ मिलता है क्या? हर्ष, एम्बुलेंस को कॉल करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना। आप लोगों में से किसी ने देखा इसे? कोई डाल के गया हो या कुछ? सर उनकी गाड़ी गार्डन में कुछ खड़ी है। हर्ष, आओ जरा। क्या मर गए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पता नहीं भगवान मुझे किस चीज की सजा दे रहा है। हेलो मिसेस शर्मा, आपके यहाँ वो काम वाली बाई आती है ना, उसे जरा प्लीज भेज दो। नहीं, अपने लिए आज से ही रखूंगी। हाँ। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। तकलीफ तो बहुत हो रही होगी ना तुझे? हाँ? पैसे कब देगा? सत्तार भाई, मैं कोई भी बहाने नहीं बना रहा, मुझे थोड़े दिन और दे दीजिए। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, वो हो गया है। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी ब्याज के साथ। मेरा प्लीज यकीन कीजिए। पैसे घर पहुंचा दे, वरना तुझे, समझा? रोए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास कोई लीड नहीं। हर्ष, अजीत के केस में कुछ गड़बड़ जरूर है। अजीत मेडिसिन की फील्ड से था, भले ही उसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास नॉलेज थी। फिर वो हार्ट अटैक के साइंस को कैसे मिस कर सकता था? उसके पास मोबाइल फोन था, एटलीस्ट मदद मांगने के लिए वो किसी को फोन करके कोशिश तो कर ही सकता था। इसके अलावा वो घर से क्लिनिक के लिए निकला, बिना किसी को बताए घर से इतनी दूर रामलीला मैदान कैसे पहुंच गया? एक के बाद एक घर में दो मौतें होना, ऐसा कुछ तो है जो इस फैमिली में नॉर्मल नहीं है। सर, अजीत की जेब से माता के मंदिर की पार्किंग स्लिप मिली थी, हो सकता है वहां से कुछ पता चले। कौन सा मंदिर? झंडे वाला। ठीक है, आओ चले। पंडित जी से पहचानते हैं आप? मैं जानता तो हूँ, अजीत नाम है इनका। पिछले कुछ दिनों से इनका आना जाना है यहाँ। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी इनसे? आखिरी बार जब वो रो रहे थे। रो रहे थे? जी। कब की बात होगी? 4-5 दिन पहले। भगवान की मर्जी के बगैर इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो आपके बेटी के साथ हुआ है, इसमें भी शायद उसकी कोई मर्जी होगी, और इसमें आपका कसूर कहाँ है? नहीं पंडित जी, सारा दोष मेरा है। बरसों पहले मेरे से एक पाप हो गया था, जिसका शराब मैनू लगा है। शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। व्यर्थ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब है जो अजीत अचानक मंदिर जाने लगा, इसकी वजह रेणुका की मौत नहीं, बल्कि उसी के पापों का गिल्ट, जिसके बारे में उसने उस पंडित को बताया था। क्योंकि जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन भी वो मंदिर गया था। क्या टाइम बताया था पुजारी जी ने? सर 10:30। 10:30। मंदिर से मैदान की दूरी है 45 मिनट, और अजीत की मौत का समय है 11 बजे। इसका मतलब उसकी मौत ना तो मंदिर में हुई है ना मैदान में। उसको जब हार्ट अटैक पड़ा तो वो रास्ते में था। अब सवाल ये है कि हार्ट अटैक में वो गाड़ी चलाकर मैदान तक पहुंचा कैसे? जरूर उसके साथ कोई था जो गाड़ी चलाकर मैदान तक गया, उसकी लाश वहां फेंकी और वहां से चला गया। सर, यानी ये वो शख्स है जिसे कभी अजीत ने नुकसान पहुंचाया था? बिल्कुल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो शख्स है कौन? अजीत ने मंदिर के पुजारी से कहा था कि उससे एक पाप हुआ है और उसी की वजह से उसके परिवार के साथ ये सब हो रहा है। ऐसा क्या किया था अजीत ने और किसके साथ? अगर ये पाप वाली थ्योरी सही थी तो कौन था वो शख्स? कोई गैर था या उसका कोई अपना? अच्छे से साफ कर रही है ना? हाँ। एक भी निशान नहीं छूटना चाहिए, चमकना चाहिए। बिल्कुल चमकेगा। और सुन, ये जाले जो दिख रहे हैं ना, इनको भी साफ कर दियो। कर दूंगी। तुम लोग? जी हाँ,
इतना सब होने के बाद आपको अकेला छोड़ना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए चले आए। पापा जी ने तो हमें कभी हमारा हक दिया नहीं मम्मी जी, पर अब वो नहीं है तो चलो। नहीं सर, सानी साहब बड़े कड़वे आदमी थे, किसी से ढंग से बात तक नहीं करते थे, लेकिन ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी किसी से। कोई और बात? क्लिनिक में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो रोजमर्रा से अलग हो? नहीं सर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो मुझे पेशेंट्स की लिस्ट दे दो। हाँ सर। सर कुछ खास इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली है, लेकिन मैंने पेशेंट्स की लिस्ट ले ली है, शायद कुछ पता चले। ओके सर। मैडम ये सरला जी कुरियर है। मम्मी जी, कोर्ट से आए ये पेपर्स। अगले महीने सुनवाई है और आपने हमें बताया तक नहीं। पापा की पूरी प्रॉपर्टी पे आप अकेले दावा करेंगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने की? अच्छा हुआ जो पढ़ लिया, कम से कम पता तो चला कि क्या चल रहा है। मुझे और नवीन को कोर्ट में घसीटेंगी आप? तो जिंदगी भर तेरे बाप की ज्यादतियों को सहती रही मैं। तेरा क्या, तू तो शादी करके चली गई। आज जब मुझे मौका मिला है अपनी जिंदगी जीने का, तो आज आ गए हिस्सा मांगने के लिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुझे जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। झेला तो मैंने भी है मम्मी जी, और आपसे कहीं ज्यादा झेला है। अच्छा, क्या झेला है तूने? हाँ, क्या भुगता है तूने, बता। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे, पर एक बात समझ लीजिएगा, अपना हक मैं लेकर रहूंगी। अस्मिता, हाँ भाई, बस मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। मैं पक्का आपके पैसे करवा दूंगा जी। मैडम जी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला है। मैडम जी। तरला जी, कैसे हुआ ये सब? मैं घर में थी, तभी घंटी बजी। मैंने सोचा काम वाली आई होगी, मैं दरवाजा खोलने गई, तभी एक आदमी अंदर धक्का देके घुस आया। उसने मुंह ढका हुआ था, मेरे सर पर किसी चीज से वार किया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। सर, इस अजीत ने जरूर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा किया था, और ये वही शख्स है जो ये सब कुछ कर रहा है। हो सकता है कि रेणुका की मौत भी सुसाइड ना हो के मर्डर हो। पहले उसने नवीन पे हमला किया, फिर खुद डॉक्टर अजीत को मार दिया, और अभी सरला पे हमला। हो सकता है कि ये भी उसी ने किया। भाई प्लीज छोड़ दो भाई प्लीज, भाई प्लीज छोड़ दो भाई भाई प्लीज। पैसे देगा या नहीं देगा? भाई मुझे बस कल तक का टाइम दे दो, मैं कल आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कल रोज नए बहाने, कल दूंगा, परसों दूंगा। सत्तार भाई का पैसा है, हजम नहीं होगा, आराम से, समझ गया? कर देगा पैसे? भाई कल तक चुका दूंगा पूरा, बस। कल मतलब कल, आखिरी बार बोल रहा हूं, समझ गया? सर अजीत का एक पेशेंट मिला है, उसके पास में कुछ खास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, बुलाओ सर। ये बात अजीत की मौत से कुछ दिनों पहले की है सर। मैं अपने दोस्त के कहने पर उनके यहाँ दमे की दवाई लेने के लिए गया था। दवाई तो मिल गई थी सर, लेकिन दवा के पेट में जाते ही मेरी हालत बिगड़ने लगी। अरे
क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? विजय, विजय, क्या हुआ? देख, संभाल, आराम से, आराम से। कुछ मिलाया था इसमें क्या? मैंने कुछ नहीं मिलाया। संभाल इसे, संभाल। अरे इसे कुछ हो गया तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझा? वो और उनका कंपाउंडर दोनों मुझे उठाकर अपने एक जानने वाले डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि दवाई प्रॉपर्ली बनाई नहीं गई थी, कंपोजिशन में कुछ तो गड़बड़ था सर। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस दिन कंपाउंडर भी साथ था आपके? जी सर, वो दोनों ही मुझे साथ लेकर गए थे। हमसे झूठ बोला तूने, हमसे झूठ बोला तूने। मार क्यों रहे हो साहब? झूठ क्यों बोला? साहब मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। झूठ नहीं बोला तो सच भी नहीं बताया तूने। क्यों नहीं हमें बताया तूने कि एक बार दवा का कंपोजिशन गलत हो गया था, पेशेंट को हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ा, उसकी जान जाते जाते बची थी। तूने की थी ना वो गड़बड़, इसलिए हमारे बार बार पूछने पर भी तूने हमें नहीं बताया। बोल, किसके कहने पर किया था तूने और क्यों? बोल। सरला के कहने पे। सरला के कहने पर? सरला और मेरे बीच में संबंध थे। सानी साहब के साथ वो नरक जैसी जिंदगी बिता रही थी, इसलिए हम करीब आ गए। उसने मुझे दवा के कंपोजिशन में गड़बड़ करने को कहा। इससे सारा इल्जाम सानी साहब के ऊपर आ जाता और उन्हें जेल हो जाती और उनका सारा पैसा हमें मिल जाता। सानी साहब को मिलावट का तुरंत पता चल गया था और उन्होंने सारी की सारी दवा फिकवा दी थी। इस तरह हमारा सारा प्लान चौपट हो गया था, जिसे तूने बाद में पूरा किया, अजीत सानी को मारकर। लेकिन रेणुका को क्यों मारा तूने? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ इस बारे में। लेकिन क्या? मैंने उससे शादी की थी ये सोचकर कि डॉक्टर की बीवी बनने के बाद मुझे इज्जत और आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, उसके साथ शादी कर कर उस आदमी ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। जिसके चलते आप अपने पति के कंपाउंडर के करीब आ गए। हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने अटैक का नाटक झूठा रचा था। आपके आशिक ने हमें सब बता दिया है। अश्मिता और नवीन दोनों बिना बुलाए मेरे घर पर आ गए, मेरे आके रहने लगे, जायदाद में हिस्सा मांगने लगे। तो मैं और क्या करती? आपने अपनी बड़ी बेटी रेणुका और अपने पति अजीत सानी को किसके साथ और कैसे मारा? रेणुका ने तो खुदकुशी की थी ना, और इनकी मौत तो दिल के दौरे की वजह से हुई थी ना। पहले हमें भी यही लगा था, पर हमें अब यकीन हो गया है कि उन दोनों का मर्डर किया गया है। मर्डर? ये सरला की इंटेरोगेशन से कुछ हाथ नहीं लगा? कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला सर। मैंने रेणुका और सानी साहब का खून किया है। मुझे मेरा जुर्म कबूल है, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। ये बताओ, ये कन्फेशन सडनली क्यों? मैंने मार्केट से कई लोगों से पैसा उठाया था ब्याज पे और मैं उसे चुका नहीं पा रहा था। कर्जदारों ने जीना मुश्किल कर रखा था मेरा। उन्हीं में से किसी एक पार्टी ने मुझ पर हमला कराया था उस दिन। ये बात मैंने आपसे और मेरी पूरी फैमिली से छुपाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अश्मिता के पापा को एक और मौका मिले इसे टोकने का। साहनी साहब के पास बहुत पैसे थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अश्मिता को जायदाद में हिस्सा मिलता और उससे मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। मैंने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, लेकिन उन्हें रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया। लेकिन तुमने रेणुका को क्यों मारा? सर वो बहुत सीरियस हो गई थी मेरे और अपने रिश्ते को लेकर, और मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैं अश्मिता को छोड़कर उससे शादी कर लूं। मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो अश्मिता को सब कुछ बता देगी। तो मैंने उसे मैसेज करके मिलने बुला लिया जेठाला के पास। नवीन, अश्मिता कहाँ है? रेणुका, वो अश्मिता। अच्छा, जिस दवाई से तुमने रेणुका को बेहोश किया था उसका क्या नाम था? सर वो दवाई, उसका मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमने अजीत को कहां मारा था और कितने बजे? पार्क की तरफ, लगभग एक बजे। ले जाओ। चल। हर्ष, ये नवीन झूठ बोल रहा है। इसने ये कत्ल नहीं किया, क्योंकि इसे ये भी नहीं पता कि रेणुका को बेहोश करने के लिए क्या यूज किया गया था। और रही बात अजीत के कत्ल की, तो उसकी मौत ना तो मंदिर में हुई थी ना पार्क में। उसकी मौत का टाइम भी 11 बजे के आसपास का था। तो फिर ये सब किया किसने?
मैं जानता हूँ किसने किया। मैंने ही मारा है अजीत साहनी और रेणुका को, पर आपको ये कभी पता नहीं चलता अगर नवीन ये सब नहीं करता। हमें पहले से ही यकीन था कि ये मर्डर तुमने ही किया है, और ये भी कि इस मर्डर में तुम अकेली नहीं हो। कौन था तुम्हारे साथ? नवीन के दोस्त विक्की और सनी। लेकिन अपने ही पिता और बहन का मर्डर क्यों किया तुमने? पैसों के लिए? पैसे? दुनिया के सारे पैसे भी मिला लो ना सर, तो वो घाव नहीं भर पाएंगे जो मेरे पापा जी और मेरी बहन ने मुझे दिया। कैसा घाव? क्या किया था उन्होंने तुम्हारे साथ? तब मैं सिर्फ 11 साल की थी। मुझे डांस का बहुत शौक था। पापा जी मना करते थे, लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पाती थी खुद को। दीदी थी वहां, वो भी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी बड़ी थी वो मुझसे, मुझे बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस बात को तो कई साल बीत गए, फिर बदला इतने साल बाद? क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपने आप को रोक के रखा था। अपने पापा जी की करने की सजा नहीं देना चाहती थी उन्हें, पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे सब्र के सारे बांध टूट गए। ऐसा क्या हुआ? हमें पैसे की बहुत जरूरत रहती थी सर। नवीन के पास कोई पक्का काम नहीं था, टेम्परेरी जॉब थी। उसी बीच हमारी बेटी भी हो गई। नवीन के ऊपर बहुत कर्जा बढ़ गया, लेनदारों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। इन हालातों में अपने पापा जी के आगे हाथ फैलाने पड़े। बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरी छोटी सी बच्ची है पापा जी। मम्मी जी, आपको भी मेरी हालत देख के तरस नहीं आ रहा? कुछ तो बोलिए। दीदी, तुझे तो बड़ी अकड़ थी ना अपने पति पर और अपने लिए हुए फैसले पर। उनकी होया आना पड़ा ना मेरे पास भीख मांगने के लिए। 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाया तेरा वो नवीन। उस दिन मेरे सब्र के सारे बांध टूट गए। पापा जी से तो मैं बचपन से ही नफरत करती थी। उस दिन मम्मी जी और दीदी से भी नफरत हो गई। दूसरी बार धोखा दिया था उन्होंने मुझे, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और मैंने मार दिया। बड़ी शांति मिली मुझे अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देखने में। अगर ऐसा था तो तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? वो भी तो रेणुका की तरह खामोश थी। सही मौका देखकर अगली बारी उन्हीं की थी, उन्हें भी मार डालती हूँ। लेकिन नवीन ने रेडी हो गए? माँ, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। माँ मार्केट गई है, वो थोड़ी देर में। अरे यार, ये माँ को भी अब भी जाना था। मैंने आपके लिए पराठे बनाए। भूख नहीं है। दूध तो पीते चाहिए। जाते टाइम टोकते नहीं है, समझ में नहीं आता क्या? एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से माँ नहीं है, और तुम सुनिए तो। बाय। हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सुनेंद्र छट्टे मिले हैं। जांच रिपोर्ट से पता लग रहा है उदय पति नहीं है, लेकिन घाव बताते हैं कि विक्टिम के साथ जबरदस्ती की गई थी। सर, हमने पड़ोसियों इस तरह से पूछताछ की है, उससे पता चला है कि धर्म अपनी शादी से खुश नहीं था। सर, शादी अरेंज थी, वो किसी वेबसाइट पे मिले थे, शादीवाला.com। और सर, मैंने ऑफिस कलीग से बात की है, उससे पता चला है कि धर्म की एक गर्लफ्रेंड भी थी। और फिंगरप्रिंट्स सर किसी अजनबी के फिंगरप्रिंट तो मिले नहीं है, और सर किसी को आते जाते देखा नहीं गया। ठीक है, ले आओ उसे। जी सर। तुम्हें शादी नहीं करनी थी क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ थी। तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई थी? हाँ, वो छुटकारा पाना था तो बीबी को मार दिया। हाँ नहीं सर, क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? आवाज नीचे, ऊंची आवाज से तो बेगुनाह साबित नहीं हो सकता। शादी दो लोगों का मिलन, जिसे हमारी संस्कृति में धर्म, दौलत, शारीरिक सुख और अंततः मोक्ष का मुख्य जरिया माना जाता है। बदकिस्मती से स्वीटी के लिए शादी उसकी मौत का जरिया बनी।
पूछताछ और छानबीन के बाद पता चला कि स्वीटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति धर्म है। उसे इस खून के लिए सजा हुई और इस केस की फाइल बंद कर दी गई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस केस की फाइल फिर से खुलने वाली थी। इस केस को दफन जरूर कर दिया गया था, लेकिन इसकी सांसें अब भी चल रही थी। रचना, will you marry me? थैंक यू चाचा। बड़े हो जी आप। अब तो हम एक फैमिली बन गए। हाँ, एक हैप्पी फैमिली। जी बिल्कुल। अरे रचना, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मेरा मतलब आप इस शादी से खुश तो हैं? अरे ऑफ कोर्स, मैं क्यों ना खुश होऊंगा। मेरा मतलब रचना, मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगर वो इस शादी से इतना खुश है तो मैं भला क्यों खुश नहीं होऊंगा। थैंक यू सो मच अंकल। शादी के लिए बस 1 महीना बचा है। वही तो कह रहा हूँ, पूरा 1 महीना। ओह मिस्टर रोमियो, तुम भी ना बहुत अजीब बातें करते हो। क्या अजीब बात करता हूँ? घूर क्या रहा है? जाने दो संदीप। तो घूर क्या रहा है तू? संदीप छोड़ो ना, जाने दो ना। तुझे मेरी कसम, जाने दो उन्हें। I love you। संदीप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। संदीप, वहां कोई है? कहाँ? कोई भी तो नहीं है। क्या हुआ? नहीं संदीप, आज की बात नहीं है, बल्कि आजकल मुझे हर रोज लगता है कि कोई तो है जो हम पर नजर रखे हुए है। आने जाने का एक ही रास्ता है। सर, मैं जब आया तो दरवाजा खुला हुआ था, चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे होटल के सारे स्टाफ की इन्फॉर्मेशन जुटाओ, खास करके उनकी जो इस फ्लोर पे काम करते हैं। डॉक्टर की फैमिली से बात हुई? हो जाएगी सर। फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज में भैया कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही। पिछली बार आप कितनी अच्छी साड़ी लेके आए थे, इस बार क्या हो गया? हाँ, आपको क्या हो गया? कितना टेंशन ले रहे हो? मेरी शादी कल थोड़ी ना है, फिक्र मत करो। हेलो, शादी कैंसिल कर दो। क्या? शादी कैंसिल कर दो वरना पछताओगी। पापा आउट ऑफ स्टेशन गए हैं और मम्मा टेंशन में बैठी हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। सही किया बेटा, लेकिन हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं बेटा, पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो खामखुआ। लेकिन पापा समझ नहीं रहे। नहीं संदीप, पापा सही कह रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो, एक मामूली सी बात हो। खामखा हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा। बेटा, तुम्हें किसी पे शक है जो तुम्हें धमकाना चाहता हो?
सर इतने बेरहम मर्डर के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? फिर बहुत ही सफाई से कॉन्डोम यूज करके रेप किया गया ताकि सीमेंट के ट्रेसेस ना मिले, इसलिए पति के अलावा हमें किसी के सीमेंट नहीं मिले। अनुजी जो 7 वार हुए ना, ये अंधाधुंध नहीं हुए। मर्डर जानता था कि सबसे ज्यादा खून कहां से बहेगा। ये एक सोची समझी मोडस ऑपरेंडी है। तो इतनी कम रोशनी में कैसे कुछ दिखेगा? 1:10 ये वही मैटर है ना? तो लगता तो ऐसा ही मुझे। ये कौन? फिर तो पुलिस यूनिफॉर्म में कोई लग रहा है। लग तो यूनिफॉर्म जैसे ही रहा। दोनों की फैमिली से बात करो, शायद केस हिस्ट्री से कुछ पता चले। ओके सर। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। इसलिए अच्छे से सोचिए और बताइए, उनके साथ किसी की कोई दुश्मनी थी? कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई नाराज प्रेमी जो शादी से नाखुश हो? किसी से कोई दुश्मनी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था सर। दोनों बहुत खुश थे। देखिए, जिस तरह से मर्डर हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से नफरत से मर्डर किया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन दोनों के लाइफ में पहले से ही कोई हो। मोना की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था सर। नहीं तो वो वेबसाइट में नहीं जाती जहां वो शिव से मिली थी। कौन सी वेबसाइट? शादीवाला.com। शादीवाला.com। सर, मोना और शिव को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आया। हमने अपनी तरफ से पूछताछ की, पेरेंट्स सही बोल रहे। इससे पहले शिव को छोड़कर उसके लाइफ में और कोई नहीं था। और शिव एक गर्लफ्रेंड थी, अब शादी हो गई। लाडी, ये जो शिव की गर्लफ्रेंड है ना, उसके हस्बैंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल। पता कर उसके मन में शिव को लेकर कोई गुस्सा तो नहीं है। लाडी, ये जो वेबसाइट है, इन लोगों को मिलने वाले के साथ साथ उनकी शादियां भी ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ तक कि हनीमून पैकेजेस भी अरेंज करके देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कातिल को शिव और मोना के बारे में यहीं से पता चला हो सकता है पैसे लेके इन्फॉर्मेशन बेची गई। क्या हुआ? क्यों ओके रचू? संदीप, किसी ने ये भेजा है। ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये बहुत पुरानी पिक्चर्स है। पिछले 3 सालों से मैं कभी उससे नहीं मिला, मेरे से बात भी नहीं हुई उससे। इट्स ओके बाबा, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही पूछ रही थी। थैंक गॉड। तुम इतना डर गए थे? रचना, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कभी भी कोई प्रॉब्लम हो। आई रियली लव यू। आई नो बाबा। क्या हुआ? हम लोग हंस तो रहे हैं, लेकिन ये सीरियस बात है यार। ये सब कोई तो है जो हमारी शादी तोड़ना चाहता है। वो कौन था जो रचना और संदीप की शादी तोड़ने पर तुला था? जो रचना को डरा रहा था, धमका रहा था? और क्यों? रचना और संदीप इस बात को एक छोटा वाकया समझकर पुलिस के पास नहीं गए, और यही उनकी भूल थी, क्योंकि जल्द ही ये धमकियां हमलों में तब्दील हो गई। रचना को अकेला पाकर उस पर जानलेवा हमले होने लगे। मामले की गंभीरता समझ में आते ही रचना और संदीप ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। सर, और इस सब के बाद कल रात रचना पर हमला हुआ। गाड़ी के नीचे आते आते बची है। तुम्हें पक्का यकीन है कि गाड़ी तुम्हारी तरफ ही आ रही थी? अच्छा, तुम्हारी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, रिश्ता तोड़ते वक्त कोई झगड़ा, मनमुटाव, कोई रंजिश? वो सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया था, पर मुझे नहीं लगता वो इन सब में इन्वॉल्व होगी। वो हम चेक कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जिस लड़के ने तुम्हें ये घाव दिया है, कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जो धमका रहा है? ऐसे केसेस हमने पहले भी देखे। एसिड अटैक है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कोई पुराना प्रेमी जो नाराज हो? क्वाइट पॉसिबल। उसका नाम विनोद है। पिछले 4 साल से मुझे बहुत परेशान कर रहा था। अरे समझ में नहीं आता तुम्हें? प्यार करता हूँ तुमसे रचना, शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। देखो, मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। माना कि हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। रचना, रोज पूरा दिन ऑफिस में तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ मैं। भाई बस तुम्हें देखता रहता हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करना सीख जाओगे रचना। विनोद, क्या कर रहे हो तुम? रचना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। वो तो अब जेल में होगा ना? नो सर,
जेल में था लेकिन 6 महीने पहले ही छूट गया। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, रचना की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। सर मैंने कंफर्म किया, विनोद वाकई 6 महीना पहले छूटा है। फिर तो छूटते ही धमकियां देना शुरू कर देता। 5 महीने रुका क्यों? बेसिकली 1 महीना पहले ही शादी फिक्स्ड हुई, शायद इसीलिए। एसिड अटैक की विक्टिम है राठी, बार बार इस तरह धमकियां मिलना सीरियस मैटर, प्रायोरिटी पे हैंडल कर। और मैं कल फरीदाबाद जा रहा हूँ, वो जो वेबसाइट है शादीवाला.com, उनका ऑफिस है फरीदाबाद। देखते हैं डबल मर्डर केस के बारे में उनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके सर। सर हम लोगों को मिलवाने से शादी अरेंज करने तक, हनीमून को भेजने तक सारी सर्विसेज देते हैं। काफी नर्वस लग रहे हैं आप। नहीं मतलब हाँ, बहुत मेहनत से ये कंपनी खड़ी की है ना सर। इस मर्डर के चलते कंपनी बंद ना हो जाए तो टेंशन तो होगा ही ना सर। और एक्चुअली ये दूसरी बार हुआ है ना हमारे यहाँ आए हुए नई शादी हुए जोड़े का मर्डर, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। कौन से केस की बात कर रहे हैं? धर्म और स्वीटी सेठ, वो बीच वाली की फोटो। इन दोनों का भी मर्डर हुआ? दोनों का नहीं सर, सिर्फ वाइफ का। 7 बार वार किया सर। रेप भी हुआ था सर, वो हस्बैंड ने, मतलब धर्म नहीं किया था। अब तो जेल में है वो। अरविंद जी मुझे स्वीटी और धर्म और मोना और शिव, इन दोनों कपल्स की सारी डिटेल्स चाहिए। यस ऑफकोर्स सर, मिल जाएगी। हमने अपनी तरफ से पूरी तहकीकात की, लेकिन घूम फिर कर बार बार सब कुछ स्वीटी के हस्बैंड धर्म की ओर इशारा कर रहा था। अभी कस्टडी में है और अदालत में उसका केस चल रहा है। बात कर सकते हो उससे? जी सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं क्यों कबूल करूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। फिर से बताओ उस दिन हुआ क्या था? सर उस दिन मैं ऑफिस के लिए निकल गया। सुनिए तो। बाय। बस इसके अलावा कुछ नहीं पता है सर। मैंने सचमुच उसको नहीं मारा सर। प्लीज सर आप मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज। सर अब जाऊं मैं? मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। सर अब और क्या? बैठ जा चुपचाप। सर बट ये दिस इज हैरेसमेंट सर। मैं आपको बोल चुका हूं कि मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हैरेसमेंट? ये सब तुझे हैरेसमेंट लगता है? अब तक तो हमने तुझे छुआ भी नहीं। एक मासूम लड़की के चेहरे पर तेजाब पे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके यहाँ बैठ के हैरेसमेंट की बात करता है तू? खुद तो जेल से छूट गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो घाव दिया है ना तू, वो जिंदगी भर रह जाएगा। उससे दूर रहना। ये तो हैरेसमेंट क्या चीज होती है, हम दिखाएंगे तुझे। निकल। और सुन, जब भी जरूरत पड़ेगी हम पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, चुपचाप यहाँ आ जाना। आउट। कुमार इसके फोन रिकॉर्ड निकलवाओ। फोन कंपनी से कांटेक्ट करो, फोन को ट्रायंगुलेट करवा के इसके लोकेशन की रिपोर्ट भी निकलवाओ। अनु सब्सटेंशियल एविडेंसेस तो नहीं मिले, लेकिन कुछ चीजें क्लियर है। किलर ने पूरी प्लानिंग की थी और बहुत बेरहमी से कत्ल की। गुस्सा यहाँ पर बहुत बड़ा मोटिव। तो चाकू से वार किया गया, 7 बार हुए और रेप भी हुआ, और रेप भी बिना किसी हाथापाई के हुआ। बिल्कुल सर। रेप करने से पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हस्बैंड धर्म को खून करना ही था तो क्लोरोफॉर्म के जरिए बेहोश करने की क्या जरूरत? एग्जैक्टली, यही पॉइंट चंडीगढ़ पुलिस ने मिस किया। सर एक और बात अजीब, स्वीटी के पड़ोसियों ने एक पुलिस वाले को देखा था, अजनबी को नहीं। और हमने उस सीसीटीवी फुटेज में भी उस आदमी को पुलिस के यूनिफॉर्म में देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो किलर है ये पुलिस की यूनिफॉर्म में वारदातों को अंजाम देता है? पुलिस क्या हुआ सर? और इस दोनों केसेस में कपल्स की मुलाकात उस वेबसाइट के जरिए हुई। अभी जो मैं इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन छुटानी हो, उस विनोद का क्या हुआ? उसे थाने बुलाकर धमका है। अब एटलीस्ट उसे ये पता है कि हमारी नजर उस पर है। उसके फोन रिकॉर्ड्स, ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स सब मंगवाए। रिकॉर्ड आते ही जांच शुरू कर। ओके सर। पुलिस को स्वीटी मर्डर केस की तहकीकात में कई कमियां नजर आईं। केस को फिर से सक्रिय कर जांच को दोबारा शुरू किया गया। स्वीटी के पति धर्म के बेगुनाह साबित होने की अब भी संभावना थी। इस बीच इन सभी वारदातों को जोड़ती उसे एक वेबसाइट के इर्द गिर्द भी जांच जारी थी और तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस के रुख को पूरी तरह से बदल दिया। सर ये सारे नाम और नंबर्स इसी वेबसाइट के थ्रू मिला है हमें। हेलो
हाँ चलिए जल्दी मुझे नाम नंबर एड्रेस दीजिए। सर एक कपल इसी वेबसाइट के थ्रू NHS ट्रिप पैकेज बुक करके वृंदावन गए, अब तक तो पहुंच भी चुके होंगे। वृंदावन? हाँ हाँ आप ही के एरिया में वृंदावन, ये अतिथि गेस्ट हाउस है, वहाँ हस्बैंड एंड वाइफ। मिस्टर मिसेस सुमित सिंह जी। क्या? फिर से 7 बार। विक्टिम के कपड़े भी बिखरे पड़े हैं। ये संजोग नहीं हो सकता। ये सारे मामले उस मैट्रिमोनियल वेबसाइट से जुड़े, शादी वाले डॉक्टर। एक ही ढंग से की गई 5 खौफनाक हत्याएं। बेशक ये काम किसी सीरियल किलर का था, जो एक के बाद एक अपने शिकार चुनकर उन्हें अपने अनूठे अंदाज में मार रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि ये सीरियल किलर है। देखिए हर मर्डर में एक ही पैटर्न है। लेकिन पहले सिर्फ स्वीटी का कत्ल हो, फिर दोनों मामलों में दोनों पति होगा। क्योंकि वो सिर्फ औरतों को ही अपना शिकार बनाना चाहते। 2 मौकों पर उनके पति उनके साथ में थे। औरतों को मारना उसकी जरूरत है और मर्दों को मारना मजबूरी। उन्हें 7 बार क्योंकि ये सिर्फ शादीशुदा जोड़ों को ही अपना शिकार बनाता है। मेरे मुताबिक ये 7 बार 7 फेरों से जुड़े हुए। आपका ये जो सीरियल किलर है, ये 30 से 40 के बीच की उम्र का कोई अकेले रहने वाला शख्स है। प्यार, शादी में नाकामयाब, धोखा मिला हो शायद, या शायद शादी से चिढ़े से। हर रेप के बाद, हर खून के बाद इसे लगता है कि ये और ताकतवर हो गया है। और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ये उस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन जुटाता है, किसकी शादी हो रही है, कौन हनीमून पे जा रहा है। अनुज, इस वेबसाइट के ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं सब पे नजर रखो और जरा ध्यान से किसी को पता न चले। सीरियल किलर से निपटने के लिए पुलिस को तकनीकी ज्ञान और मौजूदा जानकारी के द्वारा हत्यारे का एक संभावित रेखा चित्र बनाना पड़ता है। इसे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कहते हैं। इसके जरिए संदिग्धों को पहचानने में आसानी होती है और पुलिस हत्यारे से एक कदम आगे रहने की कोशिश करती है ताकि उसके अगले शिकार तक पहुंचने से पहले पुलिस खुद उस तक पहुंच सके। सीरियसली? हाँ पापा। अरे सीरियल किलर वो नई शादी हुए कपल्स का कत्ल कर देता है। संदीप बेटा तू थोड़ा सतर्क रहना। पापा ये तो न्यूज है और ये कहीं और का है, हमारे से क्या लेना देना। रखो, टेंशन मत लो आप बिल्कुल। लाओ मैं शेरवानी ट्राई करके आता हूँ। वैसे सुनो, कल टाइम पर आ जाना तुम बारात लेकर, नहीं तो तुम तो जानते हो अगर तुम्हें जरा सी भी देर हुई ना तो पापा टाइम के मामले में बहुत बड़े हिटलर हैं। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और फिर हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने पास ही रख लें। नहीं 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 बाबा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। आप कहें तो अभी आ जाओ। अच्छा रचू, रचू क्या हुआ? क्यों ओके रचू? संदीप किसी ने कुछ फेंका है। फेंका मतलब? एक कागज लिखा हुआ है पत्थर के साथ और क्या लिखा है? शादी करोगी तो मरोगी। डरो मत रचना, विनोद के सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। सर कुछ भी करके इसे पकड़िए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, अब तक वो अरेस्ट भी हो चुका होगा। कुछ भी हो हमें तुरंत फोन कीजिएगा, अभी हमें निकलना होगा। चलो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बेटा क्यों हम शादी की तारीख थोड़ी आगे कर दें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी, जैसा रचू चाहे। रचना तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं दोबारा उस इंसान को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। शादी जिस दिन की तय है उसी दिन होगी। मैं उससे नहीं डरती। क्या कहा था हमने? लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों मुझे? फिर झूठ। तेरे मोबाइल फोन ट्रैक किया है हमने, जहां जहां रचना ने बताया तू हर उस जगह पर मौजूद था। अब तक फॉलो कर रहा था, अब धमकी भी देने लगा। सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने उसका कोई पीछा नहीं किया। तो हमारे पास जो फोन रिकॉर्ड्स है वो गलत है।
हाँ सर, किया था पीछा। मैंने उसका पीछा किया था और उसे कभी धमकाया नहीं सर। उसे घर पे पत्थर नहीं फेंका था? कल रात की बात कर रहा हूं मैं। सर पत्थर? सर मैं तो उसके घर के आसपास भी नहीं था, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उस दिन जब आपने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था, उसके बाद से तो मैंने उसका पीछा तक करना छोड़ दिया था। सर मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। सर शादीवाले.com वेबसाइट में काम करने वाले एम्प्लॉय लिस्ट, नाम, नंबर, एड्रेस। सर ओनर है अरविंद। इसे खुद के 3 बार डिवोर्स हो चुके हैं, 4थी बार शादी की है इसने। और दूसरा ये जय आईटी टीम का लीडर है, हर एप्लीकेंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का क्लियरेंस है इसके पास। और किलर का जो प्रोफाइल हमने बनवाया उससे काफी मेल खाता है। सर तीसरा रजत, इसने 3 बार विक्टिम को मैसेजेस भेजे थे, 3 ने रिजेक्ट किया और उन्हीं 3 का मर्डर हुआ है। खैर 3 से बात करके देखते हैं क्या निकलता है। हाँ मतलब 3 डिवोर्स हो चुके हैं मेरे, लेकिन इन सबका इन केसेस से क्या लेना देना है ना सर। और हाँ, वो वृंदावन वाला मर्डर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने ही दी थी ना आपको कि वो लोग वहां हैं, तो मैं क्यों उनका। तुम्हारे वेबसाइट पे एक नंबर है ना अजय सरफ, कई बार लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है। मालूम नहीं सर, हमारे तो इतने मेंबर हैं। हाँ लेकिन तुम एक लिस्ट तो बना के दे सकते हो ना, जिन जिन लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। हाँ सर, दे सकता हूँ। ऐसे तो कई लोग होंगे ना जो अकेले होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, चाहते होंगे उनकी लाइफ में भी कोई हो। तुम्हारी लाइफ में कौन? सर अभी तो कोई नहीं। अकेले रहते हो? अच्छा लगता है अकेले रहना? क्या कर सकते हैं सर, नो ऑप्शंस। ये देखो सर मैं समझा नहीं, ये 3 लड़कियां कौन है सर? नहीं पहचाना? इधर देखो, ये सारे मैसेजेस शादीवाले.com में तुमने ही भेजा था ना? ओह हाँ सर, उस वेबसाइट पे थी ये 3, लेकिन मुझे कैसे याद रहेगा सर? मैंने तो एक मैसेज भेजकर छोड़ दिया था। छोड़ दिया? हाँ। हमें तो लगा कि उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, जैसे कि अभी आ रहा है। और इसी गुस्से के चलते तुमने उन्हें मार दिया। उन्हें मारने का सबसे बड़ा मोटिव तो तुम्हारे पास है। रिजेक्ट करने के बाद भी तुमने उसे इतने सारे मैसेज भेजे कि आखिरकार उन्हें तुम्हें ब्लॉक करना पड़ा। सर गुस्सा आया था, लेकिन अब तो इनकी शक्लें और इनके नाम तक याद नहीं मुझे। और सर उसी वेबसाइट के जरिए मुझे आरती मिली। मेरी लाइफ अब बदल चुकी है सर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए सर, आरती। कब है शादी? सर डेट फिक्स नहीं हुई अभी, लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है सर। वेलकम बेटा। खूब लंबी जिंदगी और खुशियां मिले तुम दोनों को। सर इसके मुताबिक तो जब रचना के घर पे हमला हुआ या जब पत्थर फेंका गया था, तब तो विनोद वहां था ही नहीं। इसका मतलब विनोद सच बोल रहा है। रचना को धमकाने वाला खुला घूम रहा है। रचना की जान को खतरा है। ये सब छोड़ो, आज मैं ब्रेकफास्ट बाहर से मंगा रहा हूं। वैसे भी मैं फ्रूट्स लाने के लिए मार्केट जा ही रहा था, सोचा तुम दोनों उठ जाओ तो मैं चला जाऊंगा। पापा आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं सब संभाल लूंगी। पक्का? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं चलता हूं। हाँ? जी। ओ मिसेस अरोरा, जीवन, सपने, आशाएं, अभिलाषाएं, चुटकी में रचना की जिंदगी का ये दिया बुझ गया। उसे धमकाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसने शादी के इस अहम पड़ाव को पार किया। रचना पर हुए एसिड अटैक के बाद वो शादी के इस सपने को भूल सी चुकी थी, लेकिन संदीप ने उसके इस भूले बिसरे सपने को सच कर उसकी जिंदगी में रंग भर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी हैवान ने आकर रचना की ये नई दुनिया तबाह कर दी। कौन था वो? घर के आसपास किसी को आते हुए देखा था? आसपास तो कोई नहीं था, और
ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। ऊपर से संदीप घर में था तो इतनी टेंशन नहीं थी। अच्छा एक बात बताइए, संदीप और रचना किसी वेबसाइट पर मिले थे? मेरा मतलब है वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो? नहीं, उन्हें उनके एक दोस्त ने मिलाया था। आपको पूरा यकीन है कि रचना किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं थी? हाँ, उसने वो शादी वाले वेबसाइट पे मेंबरशिप ले रखी थी। वो लेना नहीं चाहती थी। अमीन ने उसे फोर्स किया था। मुझे लगा शायद वेबसाइट में मेंबरशिप लेने के बाद उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन जब संदीप उसके जिंदगी में आया, वेबसाइट के थ्रू उसे लड़के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर, रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ सीरियल किलर केस जैसा ही है, सिर्फ रचना के साथ रेप नहीं हुआ। अनुज, कोई कॉपीकैट किलर भी हो सकता है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में कोई आ गया हो और सीरियल किलर के पास समय की कमी हो। बाकी सारी चीजें तो सीरियल किलर केस की तरफ इशारा करती हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है, रचना शादीवाला.com वेबसाइट पर रजिस्टर्ड ही नहीं थी। याद है उसके माँ बाप ने क्या कहा था? हाँ, उसने वो शादी वाले वेबसाइट पे मेंबरशिप ले रखी थी। यानी रचना वेबसाइट के जरिए किसी से मिली नहीं। ये देखो वो न्यूज आर्टिकल जो सीरियल किलर के बारे में है, इसमें कहीं भी उस वेबसाइट का नाम नहीं है। और यही गलती कर दी हमारे कॉपीकैट किलर ने। सीरियल किलर के सारे पहलू जाने बिना उसने रचना को मारा और इसीलिए उसने रचना का रेप नहीं किया। सर, रचना से जुड़े इतने सारे लोगों से हमने पूछताछ की, इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? इसके पीछे कोई पर्सनल वजह भी हो सकती है। हो सकता है कातिल कोई महिला भी हो। अशोक ने बताया था कि वो गली के एंड पे जो फ्रूट वाला है वहां फ्रूट खरीदने गया था 8:30 बजे। सर, और संदीप को रचना की बॉडी मिली 9 बजे, जब वो नींद से जागा। यानी किलर के पास आधा घंटा था और किलर ये भी जानता था कि अशोक को फ्रूट वाले के पास जाकर वापस आने में करीब करीब आधा घंटा लगेगा। मतलब कोई उस पर नजर रख रहा था, प्लान कर रहा था। अनुज, घर के आसपास सब जगह पूछताछ करो। कितने बजे दूध रखकर गए थे? 7:30 के आसपास साहब जी। किसी को देखा था इस घर की तरफ आते हुए? नहीं साहब। सर, मुझे नहीं लगता उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है, लेकिन एक उनके दोस्त हैं मोहन करके, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, आप उनसे बात कर सकते हैं। नो सर, किसी से दुश्मनी होने का तो कोई चांस ही नहीं था। और सर, पत्नी की डेथ के बाद से उसका ध्यान सिर्फ अपने बेटे के पालन पोषण पर ही था। साहब, मैं रोज यहाँ पे ठेला लगाता हूँ, मैंने उस दिन उनके घर के आसपास किसी को नहीं देखा। ये देखो, रचना शादीवाला.com पर तो रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन एक और वेबसाइट है हमदोनों.com, रचना का रजिस्टर्ड प्रोफाइल। एक और चीज दिखाता हूं। ये देखो, रचना शादीवाला.com पर तो रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन एक और वेबसाइट है हमदोनों.com, रचना का रजिस्टर्ड प्रोफाइल। एक और चीज दिखाता हूं। सर, कुछ पता चला मर्डर के बारे में? क्या वो वाकई में सीरियल किलर ने किया है? सीरियल किलर की तलाश तो अब भी जारी है, लेकिन रचना का खून किसने किया ये पता चल गया। बेटा संदीप, मेरा मोबाइल देखा तुमने? मिस्टर अशोक, यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए। ये क्या कर रहे हैं सर आप? अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? ये तो आप बताएंगे। अपनी होने वाली बहू को इतना धमकाने के बावजूद जब वो आपकी बहू बन गई, आपने उसे मार दिया। पागल हो गए आप लोग। मेरे पापा किसी को क्यों मारेंगे, वो भी रचना को? ये जानते थे कि मैं रचना से कितना प्यार करता था। तुम ये नहीं जानते कि ये रचना से कितना प्यार करते थे? शादी करना चाहते थे उससे। ये भी उसी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है जिस पर रचना थी, हमदोनों.com। संदीप के बड़े होने के बाद ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं ना, उस पर एनरोल करवाया था। कौन सा वेबसाइट? यही कोई हमदोनों.com। और हमने ये भी पता किया कि उस दिन सुबह ये फ्रूट लेने भी नहीं गए। साहब, उस दिन आंसू साहब मेरे ठेले पे नहीं आए थे। अब ये सब रचना से मैं मिला पहले। सच को तो आप रियलिटी में ज्यादा सुंदर लगती है। थैंक यू। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हम दोस्त बन गए। मैंने सोचा अब अगला स्टेप तो शादी है, लेकिन अचानक रचना ने मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। अगली बार जब मैं रचना से मिला, अरे तू, पापा ने आपसे कहा था ना, उस स्पेशल लड़की से मिलवाऊंगा जिसे मैं शादी करना चाहता हूं। टन टन टन। क्या हुआ पापा, आप इसे देख के चौंक क्यों गए? वो
वो क्या हुआ, क्या पूछ रहा है? हा? अरे पहले बता दिया था कि तू आज इसे घर लाने वाला है। हा? अरे घर की हालत तो देख। ऐसे अचानक उसे लेके पापा रिलैक्स, फॉर्मल क्यों हो रहे हो? बैठो बैठो बैठो। मैं आपकी बहू को आपसे मिलवाने लाया हूं। आप बैठो, इसके साथ बातें करो, चाय मैं लेके आता हूं। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली आपको मना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, और मुझे नहीं पता था कि आप संदीप के पापा हैं। मुझे नहीं पता था कि संदीप मुझ जैसी लड़की को, मतलब मेरी जैसी लड़की को कभी शादी के लिए प्रपोज करेगा। तो सब क्यों? मुझसे मिलने की जरूरत क्या थी? मम्मी पापा की वजह से। उन्होंने प्रेशराइज किया था मुझे। देखो, संदीप को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। गर्मा गर्म चाय संदीप स्पेशल रेडी है। ये लीजिए पापा। नहीं आप लीजिए, ये लीजिए। उससे देखा नहीं जा रहा था, सहा नहीं जा रहा था, जिसके साथ मैंने इतने सपने देखे, इतनी प्लानिंग की, वही लड़की अब मेरे बेटे के साथ। और आपने उस किलर की मोडस ऑपरेंडी अपना कर उसे मार दिया। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। माफ कर दो। समझ गए पापा, तुम क्यों डैड? आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्लीज ले जाइए। चलिए चलिए बेटा, बेटा बेटा प्लीज बेटा। जिंदगी ने जब अशोक के साथ ये अजीब मजाक किया, तब उसके पास विकल्प थे। सच्चाई का रास्ता अपनाकर अपने बेटे को रचना और अपने बारे में सब कुछ बता देना, या फिर अहंकार में रहते हुए इस बात को छिपाकर तिरस्कार की आग में चलना। लेकिन अशोक ने अपने अहंकार का रास्ता चुना और नतीजा हमारे सामने है। पुलिस ने इस केस को होशियारी से सुलझाया, लेकिन वो सीरियल किलर अब भी आजाद घूम रहा था और कई जानें दांव पर लगी हुई थी। अच्छा, आपके स्केड्यूल के हिसाब से नेक्स्ट किसकी शादी है? नाम और पता SMS कर दी। थैंक्स। मुझे नहीं लगता जय सीरियल किलर है। क्यों? क्योंकि वो समलैंगिक है। उसका एक बॉयफ्रेंड है, सालों से दोनों एक साथ रहते हैं। मतलब हम गलत ट्रैक पर थे अनुज। अभी सीरियल किलर को पकड़ने का एक ही रास्ता है, उसे रंगे हाथों पकड़। वो कैसे सर? मैंने अभी अरविंद से बात की, उससे पूछा नेक्स्ट शादी किसकी, नाम और पता आ जाएगा, उनसे मिल लेते। ओके सर। देखिए आप लोग घबराइए मत, हमें उसकी पहचान का अंदाजा है और चप्पे चप्पे पर हमारी निगरानी, हम उसे पकड़ लें। सर, सस्पेक्ट इज ऑन द मूव, उसे स्पॉट कर लिया है। रेडी, नमो श्लोक से, एंड बी केयरफुल, उसके पास वो चाकू है। यस सर। पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के मर्डर करता है। क्या सोचा तूने? यूनिफॉर्म पहनने से ना ही कोई सवाल करेगा ना ही कोई शक। बेटा तूने दिमाग तो बहुत चलाया, बट गलत जगह। तुझ पे शक तो हमको पहले से ही था, लेकिन जब ये पता चला ना कि आरती की शादी तय होने वाली है, वो भी किसी और से, तब हमारा शक यकीन में बदल गया। हाँ, मारा मैंने। क्या समझती थी अपने आप को? साली मुझे रिजेक्ट करती है 2 टके की। सबकी सब वैसी ही होती है इंस्पेक्टर साहब। मतलब ही कोई शक्ल पे मरती है तो कोई पैसों पे। देखा ना मैंने कैसे 7 फेरे लिए ना सबने, 7 बार काटा। 1 2 अनुज, इसे मारने से कोई फायदा नहीं, ये बीमारी तौर पर बीमार है। चढ़ने तो सारी जिंदगी जेल। चल। क्या कारण था रजत के इस पागलपन का, इस बीमारी का? प्यार, अकेलापन? नहीं, वास्तव में रजत ना इन लड़कियों को अच्छी तरह से जानता था और ना ही उनसे कभी मिला था। इसलिए यह कहना कि वो उनसे प्यार करता था, यह गलत होगा। दरअसल जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार था अहंकार। नामंजूर किए जाने की वजह से अशोक और रजत दोनों के अहंकार को ठेस पहुंची। जहां इस अहंकार ने रजत का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया, वहीं अशोक को अपने बेटे की पत्नी का खून करने पर मजबूर कर दिया। स्वीटी के पति धर्म को रिहा कर दिया गया और अशोक और रजत को उनके गुनाह की सजा दी गई। लेकिन इस उन्माद में कई मासूम जाने गईं। जिन जवां आंखों में हजारों सपने थे, वो आंखें अपने सपनों को सच होता देखने से पहले ही
हमेशा के लिए बंद हो गई। अहंकार एक ऐसा अंधेरा है जो इंसान को निगल कर उसे पूरी तरह से खत्म करने की क्षमता रखता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम इसे अपने अंदर से मिटाएं और विश्वास कीजिए, चारों ओर सकारात्मकता फैलेगी और समाज में जुर्म का अंधकार कम होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।